हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता ननवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अधिगम के बारे में। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारे जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो रहेगा अधिगम का अर्थ तथा उसकी अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ लर्निंग और मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अधिगम है क्या उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम अधिगम के बारे में परिभाषित यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस को देखते हुए चलेंगे। तो अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हमने शिक्षण को डिस्कस किया था कि शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो विद्यालय में औपचारिक रूप में हो, शिक्षण लगातार चलने वाली एक प्रोसेस होती है। उसी प्रकार से जो उसका दूसरा पक्ष है अधिगम, क्योंकि जहाँ शिक्षण होगा वहाँ पर अधिगम भी होगा और जहाँ पर अधिगम हो रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पर शिक्षण भी हो रहा होगा। तो अधिगम जो है वो भी शिक्षण की तरह ही एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने जीवन पर्यंत, अपने पूरे जीवन काल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और औपचारिक रूप में हम बात करें तो विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करता है वहां पर उसका अधिगम औपचारिक रूप से होता है, और अन्यथा अनौपचारिक रूप से पूरे जीवन पर्यंत जो है वो कभी समाज से, कभी अपने साथियों से, कभी यहाँ पर प्रकृति से और कई बार जो है अपने खुद के अनुभवों से भी वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए अधिगम जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया की दो मुख्य विशेषताएं हैं, निरंतरता व सार्वभौमिकता। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी और यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब जो अधिगम है वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चलते रहता है, क्योंकि हमने कहा ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम में यहाँ पर निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। आप जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, जैसे जिसके साथ रहते हैं, आप कुछ ना कुछ वहाँ पर अपने अनुभवों से सीखते रहते हैं। उसके अलावा सार्वभौमिकता, यहाँ पर हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहा है, यानी कि सभी व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर जो है अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है, सभी व्यक्तियों के लिए अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए अधिगम की प्रक्रिया जो है वो सार्वभौमिक भी है। अब हम कुछ डेफिनेशंस को देख लें जो अलग अलग यहाँ पर शिक्षाविदों ने दी है। जैसे अगर हम स्किनर की बात करें तो स्किनर अधिगम को कैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पहली बात, अधिगम का एक अर्थ होता है आपका सीखना। अधिगम यानी लर्निंग यानी कि सीखना, यानी कि जब भी हम कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी तथ्य यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो वही आपका अधिगम कहलाता है। यानी कि यहाँ पर सीखना या अधिगम एक ही बात होगी। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी कि सीखना जो आपका व्यवहार है उसमें उत्तरोत्तर यानी कि जो है एक पॉजिटिव सेंस में आपका जो एडजस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। अब ये नहीं कहेंगे जैसे अगर आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही है, अगर आप समाज में रहना सीख रहे हैं तो उसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी। उत्तरोत्तर मतलब एक जो है लगातार जो है आप जो है बढ़ रहे होंगे, कुछ सीखने की तर्ज पे जो है आप बढ़ रहे होंगे, तो व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी कि आपका व्यवहार जो है वो निरंतर सुधार होता जाएगा उसमें। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है क्या, सीखना। ठीक है, यानी कि सीखने के द्वारा जो है यहाँ पर निरंतर आपका व्यवहार परिलक्षित होता है या सुधरता है, ऐसा स्किनर कहते हैं। इसके बाद गिलफोर्ड की अगर हम बात करें, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अब इन्होंने जो यहाँ पर सीखना है या जो अधिगम है इसको कैसे बताया है, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, जैसे अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात भी करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य में हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है छात्र में व्यवहार परिवर्तन लाना, यानी कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। मतलब जो कुछ भी अभी तक यहाँ पर छात्र ने सीखा है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर पाए और जो शिक्षा के उद्देश्य है उसके अनुसार जो है उसके व्यवहार को हम बदल पाए। तो व्यवहार के कारण मतलब जो आप यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया में अपना अनुक्रिया दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जिस प्रकार का आप व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं उस व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन यानी कि व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ भी क्या कहेंगे हम, सीखना। ठीक है, क्योंकि शिक्षा में व्यवहार परिवर्तन का मतलब ही क्या है, सीखना। ठीक है, इसका मतलब व्यवहार के कारण यानी कि अपनी अनुक्रियाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं के कारण ही जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी व्यवहार के कारण जब व्यवहार में परिवर्तन आता है वही आपका सीखना कहलाता है। तो ये ऐसा कौन कहते हैं, गिलफोर्ड। ठीक, इसके बाद काल्विन की डेफिनेशन की बात करें, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो जो छात्र का पूर्व व्यवहार होता है यानी कि पहले से ही निर्मित व्यवहार, तो आपका जैसे कोई एक निश्चित व्यवहार है, व्यवहार का मतलब सिर्फ यहाँ पर जो है आप किसी दो व्यक्तियों के बीच में जिस प्रकार का एक जो व्यवहार विनिमय होता है उसकी बात नहीं की जा रही। व्यवहार आपका ज्ञान से भी संबंधित हो सकता है। आप जैसे विद्यालय में जाते हैं, आपका जो पूर्व ज्ञान है आप कह सकते हैं आपका वो प्रेजेंट बिहेवियर है। ठीक है, प्रेजेंट आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो आपका प्रेजेंट बिहेवियर है। अब उसको शिक्षा के द्वारा यहाँ पर परिवर्तित करना है तो वो आपका नया व्यवहार यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो पहले के निर्मित व्यवहार में
अनुभवों द्वारा परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अनुभव आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर शिक्षण की प्रक्रिया में या अधिगम की प्रक्रिया में जो जो कार्य आप करेंगे वो सारे आपके अनुभव होंगे। तो अनुभवों द्वारा या एक्सपीरियंसेस के द्वारा नई नई जो लर्निंग प्रोसेस है या टीचिंग प्रोसेस है उसके द्वारा जब आपके पूर्व के व्यवहार में परिवर्तन लाके यहाँ पर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त किया जाता है तो ही आपकी लर्निंग यानी कि अधिगम कहलाती है, ऐसा कहते हैं कार्विन। इसके बाद प्रेसी, सिडनी एंड प्रेसी, जिन्होंने यहाँ पर जो फर्स्ट टीचिंग मशीन है वो बनाई थी, तो ये क्या कहते हैं, अधिगम एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या फिर समायोजन होता है तथा व्यवहार की नई विधि प्राप्त होती है। यानी कि लर्निंग क्या है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि वही बात हो गई कि आप किस प्रकार से कार्य कर रहे थे। माना कोई कंसेप्ट आपको अभी तक नहीं आता था, अब उस कंसेप्ट को जो है आप जब सीख गए हैं, जब समझ गए हैं, तो अब उस कार्य को आप अलग तरीके से करेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आपको ये सिखाया गया कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, माना 43 इंटू 43 आपको बताया गया। ठीक है, तो आपने 43 इंटू 43 करने की एक जो ऐसी क्रॉस मेथड होती है वो आपने सीख ली है। ठीक है, सीखने के बाद जो है आपके कार्य में परिवर्तन आया, लेकिन आपको पता है कि 43 इंटू 43 का मतलब क्या होता है, 43 को 43 बार ऐड करना। अभी तक आप जो है आप इसको अलग तरीके से ऐड कर रहे थे, लेकिन अब आपका जो है अनुभव के द्वारा आपने चीजों को सीख लिया तो अब आपके कार्य में परिवर्तन आ गया, आपके तौर तरीकों में परिवर्तन आ गया तथा आप जो है अब यहाँ पर अगर समाज की बात करें, समाज के व्यवहार की बात करें, तो वहां पर जो है आप एडजस्टमेंट करने लगते हैं या फिर आप इसको सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब आपने जो है एडजस्टमेंट करना सीख लिया, अब आपने नए तरीके सीख लिए, नई चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब जो है आप अपनी नई नॉलेज के साथ इन चीजों को एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके द्वारा व्यवहार की नई विधि प्राप्त होती है। तो अधिगम एक अनुभव है, ऐसा एक एक्सपीरियंस है, ऐसे आपकी जो है यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस की जाती है जिससे आपके तरीके में यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है और आप जो है एडजस्ट करना सीख रहे हैं और व्यवहार की नई विधि प्राप्त हो रही है। अब आपको एक करने का यहाँ पर नया तरीका प्राप्त हो गया जिससे जो है आप आसानी से अपने कार्यों को कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सिडनी एल प्रेसी कहते हैं। इसके बाद क्रो एंड क्रो, इनके डेफिनेशन को देखें तो आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। यानी कि आदतों का यानी कि नए नए व्यवहारों को सीखना, क्योंकि जब भी कुछ सिखाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ आपका व्यवहार परिवर्तन आएगा, नए व्यवहार को आप ग्रहण करेंगे, तो नई आदतों का सीखना। और शिक्षण की प्रक्रिया में जो एक सबसे कॉमन चीज है ज्ञान, ज्ञान को तो सीखा ही जाता है। उसके अलावा अभिवृत्तियों का, यानी कि जैसे आपको थ्रू ट्रेनिंग्स कहा जाए या फिर जो है इस प्रकार के कंसेप्ट को आपको कक्षा में सिखाया जाए, इस प्रकार की प्रेरणा आपको दी जाए कि आप में जो है अलग अलग कौशलों के प्रति, अलग अलग ज्ञान के प्रति यहाँ पर अभिवृत्तियों का यानी कि आपका इंटरेस्ट यहाँ पर जागृत हो, यानी कि आप में अभिवृत्तियों का निर्माण हो। ठीक है, तो अधिगम क्या है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन, ऐसा कहते हैं क्रो एंड क्रो। इसके बाद वुडवर्थ की अगर हम बात करें, वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन्होंने अधिगम करने की प्रक्रिया को डिफाइन किया है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करना। यानी कि नई चीजें आप जब सीख रहे हैं और नई नई जो प्रोसेस है, नई नई जो रिस्पॉन्सेज हैं उसका यहाँ पर जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसका आयोजन कर रहे हैं, तो वह प्रोसेस भी क्या कहलाएगी, लर्निंग कहलाएगी। ठीक है, कुछ भी नया सीखना, इसका मतलब इन शॉर्ट अगर हम समझे, कुछ भी आप नया सीखते हैं, नए रिस्पॉन्सेज करने लग रहे हैं, नई प्रकार की चीजों को करने लग रहे हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पर अधिगम किया, कुछ सीखा। इसके बाद क्रोनबेक की अगर हम बात करें, अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। ठीक है, अधिगम की अभिव्यक्ति यानी कि आपकी लर्निंग हुई है, इसकी अभिव्यक्ति यानी कि इसका पता कैसे चलेगा, आप जब उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप। जब आप कोई चीज नई एक्सपीरियंस करेंगे, नई चीज सीखेंगे, तो क्या होगा, आपका अधिगम जो होता है वो अभिव्यक्त होगा आपके व्यवहार में। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन के रूप में आपका जो अधिगम है वो दिखाई देगा, ऐसा क्रोनबेक ने कहा है। और जो इसकी लास्ट डेफिनेशन किम्बले के द्वारा, पुनर्बलन अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन आदि काम है। काम यानी कि कोई भी कार्य है। ठीक है, कार्य या फिर जो सीखने की बात की जा रही है, पुनर्बलन अभ्यास। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो रोल होता है पुनर्बलन का भी होता है। अगर आपने पुनर्बलन नहीं दिया, जैसे आप कोई भी बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं, आप बिल्कुल एक नीरस एनवायरनमेंट में सिखा रहे हैं, आप उनके सही रिस्पॉन्सेज पे भी यहाँ पर बच्चों को पुनर्बलन नहीं दे रहे, आप उनके नेगेटिव रिस्पॉन्सेज पे भी उनको पुनर्बलन नहीं दे रहे। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, यानी कि सही बात के लिए उनकी प्रशंसा करना और गलत बात के लिए उनको सुधार करना, उनको करेक्शन करना। ठीक है, तो पुनर्बलन अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहारजन्य
क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन, यानी कि जो आपका व्यवहार था, आपका जो पूर्व व्यवहार था, अब उसमें अपेक्षाकृत कौन सा स्थायी परिवर्तन आ गया है, वही आपका लर्निंग है। ठीक है, ऐसा कहते हैं किम्बले। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन को समझा। तो इन ब्रीफ हम समझे कि नए नए एक्सपीरियंसेस के द्वारा जब आप पूर्व ज्ञान को बदल करके यहाँ पर जो है नया व्यवहार, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वही आपका लर्निंग कहलाता है। यानी कि आपकी लर्निंग हो गई, हम कब कहेंगे, जब आपके व्यवहार में कुछ यहाँ पर परिवर्तन आएगा या फिर जो है आप एक नए स्थायी व्यवहार को प्राप्त करेंगे। बात करें अधिगम के प्रकारों की, तो अलग अलग प्रकार है यहाँ पर। इन प्रकारों से जो है यहाँ पर अधिगम हो सकता है, जैसे आपका संकेतक अधिगम। ठीक है, संकेतों के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर अधिगम होगा। उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि जैसे कोई चीज सीखने के लिए जो है आपके सामने कोई स्टिमुलस रखा जाएगा। जैसे स्टिमुलस क्या हो सकता है, अगर आप किसी कंपटीशन में हैं तो आपका स्टिमुलस क्या है, जो लेक्चरर की जॉब है उसको ग्रैब करना। तो लेक्चरर का जो पोस्ट है वो आपके लिए क्या है, स्टिमुलस है। उसके लिए जो है आप मेहनत के रूप में यहाँ पर अनुक्रिया कर रहे हैं, तो ऐसी लर्निंग होती है। श्रृंखला अधिगम यानी कि जो है एक सीक्वेंस में जब हम चीजों को सीखते हैं, इस प्रकार से अधिगम हो सकता है। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड जो यहाँ पर जो है साहचर्य करते हैं, हम एसोसिएशन करते हैं, वर्ड टू वर्ड एसोसिएशन होता है, तो दैट इज शाब्दिक साहचर्य जो है अधिगम। विभेदात्मक अधिगम यानी कि जो है जब हम दो कंसेप्ट में जो है यहाँ पर विभेद करना सीख जाते हैं, दो चीज़ों के बीच में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। जैसे कि हम बात करें जो आपकी बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में आपका क्या होता है, बच्चों में जो है यहाँ पर तर्क क्षमता जागृत होने लगती है और बच्चे जो है विभेद करना सीखते हैं। तो विभेदात्मक अधिगम यानी कि दो चीजों में कंपैरिजन करके सीखना। संप्रत्यय अधिगम यानी कि एक नए कंसेप्ट को, नए संप्रत्यय को सीखना, आपका संप्रत्यय अधिगम है। सिद्धांत अधिगम, ठीक है, नए सिद्धांतों की खोज जो की गई है उनको यहाँ पर बालकों को अवगत कराना और उन्हें नई सिद्धांतिक नॉलेज को बच्चों को प्रोवाइड करना, सिद्धांत अधिगम। और उसके अलावा समस्या समाधान अधिगम यानी कि बच्चों के सामने जो है समस्या रखी गई, बच्चे जो है अपने तर्क अनुसार या जो उनका पूर्व ज्ञान होगा उस पूर्व ज्ञान को यूज करते हुए वो ये विचार करेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उसकी परिकल्पनाएं बनाएंगे, फिर उसके खोज को यहाँ पर जो भी उन्होंने वहां पर सॉल्यूशंस खोजे होंगे उसके बाद उसको चेक करेंगे कि वो जो सॉल्यूशन उन्होंने खोजे थे वो ठीक है या नहीं है। तो मूल्यांकन के द्वारा जब उनके जो सॉल्यूशंस अगर ठीक होंगे तो उनको जो है एक फाइनल वो दे दिया जाएगा कि हाँ आपका जो है उत्तर सही था। अगर नहीं होगा तो टीचर का काम होगा अब उसको करेक्ट करके उसको ये बताना कि उसकी जो वहां पर जो उसने कुछ अधिगम किया था उसका कहाँ पर कमी रह गई या जो उसने सॉल्यूशन निकाला था उसमें क्या कमियां थी। फिर बच्चे को यहाँ पर दूसरे चांस दे करके या फिर जो शिक्षक है अपने अनुसार जो है अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करेगा। तो ये अधिगम के कुछ यहाँ पर प्रकार या तरीके हो गए। इसके बाद हम अधिगम की विशेषताओं को देख लेते हैं, यानी कि अधिगम कैसा होना चाहिए या अधिगम के द्वारा यहाँ पर क्या क्या चीजें अधिगम के अंतर्गत आती हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। तो जब व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमने शुरू में कहा व्यवहार में, आपके नॉलेज में, आपके तथ्यों में, आपके विचार प्रक्रिया में जब यहाँ पर चेंजेस आते हैं, यानी कि जब व्यवहार में चेंजेस आते हैं तो वही आपका अधिगम कहलाता है। अधिगम वातावरण के साथ समायोजन है, ठीक है। वातावरण यानी कि आपका चाहे वो कक्षा का वातावरण हो, चाहे आपका विद्यालय का वातावरण हो या फिर समाज का वातावरण हो, तो उसके साथ जब यहाँ पर आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं तो हम कहेंगे कि आपका अधिगम हुआ है। जैसे हम बात करें क्लास में, अगर आपको कोई कंसेप्ट सिखाया गया, ठीक है, अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए होंगे या फिर आपको कोई फॉर्मूला समझाया गया, अगर आप उस फॉर्मूले को समझ गए तो आने वाली कक्षा में जब उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उस क्लास के अंदर समायोजन कब कर पाएंगे, जब आपने उस फॉर्मूले को समझा होगा। अगर आपका अधिगम हुआ ही नहीं है, यानी कि आपको फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया, आप फॉर्मूले को जो है फॉर्मूले के कंसेप्ट को यहाँ पर नहीं समझे हैं, तो आप क्लास के संग आगे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले की अभी जो है ठीक से नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अधिगम वातावरण के साथ समायोजन है, यानी कि जब बच्चा यहाँ पर वातावरण के साथ, अपने समाज के साथ या विद्यालय के साथ या कक्षा के वातावरण के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, तभी हम कहेंगे कि बच्चे का अधिगम हुआ है। इसके बाद अधिगम अनुभव का संगठन है। अब ये नहीं कि हमने जैसे कोई भी एक्सपीरियंसेस प्राप्त किए, ठीक है, अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसके दौरान हमने जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंसेस गेन किए वो सारे हमारे क्या हो गए, एक लर्निंग के तौर पे यहाँ पर जो है इकट्ठे हो गए। नहीं, संकलन केवल जो है यहाँ पर अधिगम नहीं होगा, बल्कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसका उचित प्रकार से संगठन, ठीक है। आपको कई चीजें बताई गई, आपको फॉर्मूला बताया गया, आपको उसका एप्लीकेशन बताया गया, आपको उसके पीछे की पूरी स्टोरी समझाई गई, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से जो है अपने दिमाग में उसको संगठित नहीं कर पाएंगे, यानी कि ज्ञान का एक जो है प्रॉपर तरीके से जब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि जब हम कोई भी चीज को सीखते हैं तो जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका सही प्रकार से संगठन ही हमारा अधिगम कहलाता है। टुकड़ों टुकड़ों में सीख करके अगर आप कनेक्टिविटी ही नहीं बना पा रहे हैं तो वो आपका अधिगम नहीं कहलाएगा, ठीक। तो तीसरा पॉइंट ये डिस्कस किया, अधिगम उद्देश्य परक है,
ठीक है, क्योंकि शिक्षा हमारी कुछ ना कुछ उद्देश्य लिए होती है, ठीक है। शिक्षा अगर उद्देश्यहीन है तो आपका शिक्षण भी उद्देश्यहीन होगा, आपका अधिगम भी उद्देश्यहीन होगा। लेकिन क्योंकि जो शिक्षा हमारी होती है वो उद्देश्य परक होती है, यानी कि कहीं भी अगर शिक्षा दी जा रही है तो उसके पीछे निहित कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। इसीलिए शिक्षा का जो एक भाग है, महत्वपूर्ण भाग अधिगम, वो भी आपका कैसा होगा, उद्देश्य परक होगा, यानी लर्निंग का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, आप जो है इसके बाद अपनी परीक्षा में बैठ करके इन प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाएं, तो ये आपका उद्देश्य हो गया, इसलिए आप लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी बिना उद्देश्य के जो है यहाँ पर शिक्षण, यहाँ पर अधिगम के लिए बैठा हो। कोई भी व्यक्ति जो भी यहाँ पर इस कंटेंट को देख रहा है वो किसी न किसी उद्देश्य से देख रहा है, ठीक है। तो अधिगम के पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर उद्देश्य निहित होते हैं, यानी जो अधिगम है वो उद्देश्य परक होता है। अधिगम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो क्रियाशीलता के बिना तो अधिगम हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप अगर किसी चीज के लिए, किसी लर्निंग के लिए एक्टिव ही नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके कान में फूंक करके कोई आपको नॉलेज दे जाएगा। आपको सीखने के लिए क्या करना होगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट अपना जागृत करना होगा, तभी लर्निंग हो पाएगी। इसलिए अधिगम कैसा होता है, सदैव क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता के बिना जो है अधिगम का जो है आप यहाँ पर कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अधिगम क्रियाशील होता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। तो अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे अगर बात करें आप पर्सनली, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जब आप समाज के बीच में जाते हैं या आप कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तो आपने जब आप जैसे अगर सपोज आप किसी ऐसे मॉन्यूमेंट को देखने के लिए गए, आपने वहाँ की नक्काशी को देखा, आपने वहाँ के पत्थरों को देखा, तो आपका स्वयं का अनुभव था, आपने देखा कि हाँ वहाँ पर एक जो है बहुत ही सुंदर सा मॉन्यूमेंट है जहाँ पर इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल हुआ है, किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार की नक्काशी का प्रयोग हुआ है, तो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर सामाजिक रूप से कोई शिक्षा दी जाती है, जैसे अगर हम बात करें धार्मिक शिक्षा की, ठीक है, तो जितने लोगों का धर्म एक है या जो लोग जो है सेम कम्युनिटी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, उन सबका धर्म एक प्रकार का होगा, तो उनको दी जाने वाली जो शिक्षा होगी वो समाज के और उस धर्म के अनुरूप होगी, उस कम्युनिटी के अनुरूप होगी। तो वहां पर जो शिक्षा होगी, वहां पर जो लर्निंग होगी लोगों की, वो कैसी होगी, वो सामाजिक होगी, ठीक है। तो अब पर्सनली अपने खुद के ज्ञान को एनहेंस करने के लिए जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आपका व्यक्तिगत लर्निंग होगा, और जो है सामाजिक रूप से समाज के नियम कानून को जब आप यहाँ सीखते हैं, समाज के अनुरूप यहाँ पर अपने आप को सामंजस्य बैठाने के लिए यहाँ पर कुछ सीखते हैं, तो वो लर्निंग आपकी सामाजिक होती है। इसके अलावा अधिगम जो है वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। तो निश्चित सी बात है कि जो लर्निंग होगी, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट के जो रिजल्ट हैं वही आपके बताते हैं कि अधिगम आपका हुआ है नहीं हुआ है, या जो वातावरण है वही डिसाइड करते हैं कि आपका अधिगम किस प्रकार का होगा, ठीक है। विद्यालय वातावरण में जो है आप जो आपके शिक्षा से संबंधित शिक्षा, मतलब यहाँ पर जैसे आपका जो है भविष्य में आप किन चीज़ों का प्रयोग कर पाएंगे, भविष्य के लिए आपकी कौन सी उपयोगी शिक्षा होगी, चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो, चाहे वो आपके जीवन से संबंधित हो, तो वहां पर उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। समाज के बीच में जाएंगे तो समाज के बीच में आपको कैसे जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, उस प्रकार की शिक्षा आपको समाज के बीच में रहकर मिलेगी। और ऐसे ही जितने भी यहाँ पर जो धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम होंगे, वहां पर आपको अपने धर्म के अनुरूप चलने के लिए शिक्षा प्राप्त होगी। तो अधिगम जो होगा वो वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के आचरण को तो निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। आपको अगर यहाँ पर नैतिक ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, आपको आपके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डाला गया है कि आपका यहाँ पर जो है उच्च चरित्र का निर्माण होना हो, तो निश्चित रूप से आपका आचरण प्रभावित होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सामान्य जो कक्षा में ज्ञान दिया जाता है उसकी भी बात करें, जैसे आपको गणित का ज्ञान दिया गया, आपको विज्ञान का ज्ञान दिया गया, तो क्या होगा, आपके अंदर जो है गणित आपको क्या सिखाता है कि कैसे आपको जो है यहाँ पर जो चीजें हैं वो एक्यूरेसी से करनी है, ठीक है। मैथ्स में 2+2 का मतलब सदैव 4 होता है, 2+2 का मतलब कभी भी 5 नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर जो है आपको कैसे एक्यूरेसी से कार्य करना है, ठीक है। और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में क्या सिखाया जाएगा कि कैसे आप चीजों को जो है क्रमबद्ध तरीके से और जो है तर्कपूर्ण तरीके से करें। कोई तर्क, जो विज्ञान होता है कभी भी तर्क ही नहीं होता। विज्ञान में जो भी बातें डिस्कस की गई हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते हैं। तो हर विषय यहाँ पर जो है कोई ना कोई ज्ञान देता है। और ऐसे आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप हिस्ट्री की बात करें तो आपके जो पुराने जहाँ पर व्यक्तित्व थे उन्होंने किस किस प्रकार के कार्य किए, उनके जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। भौगोलिक परिस्थिति आज के डेट में कैसी है, भूगोल आपको ये बताता है कि हमको किस प्रकार से जो है अपने प्रकृति को यहाँ पर संरक्षित करना है, कि पुराने समय में जो परिस्थिति थी वो आज कितनी विकराल हो चुकी है और उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो क्या हैं, ह्यूमन वहाँ पर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और ह्यूमन के द्वारा यहाँ पर क्या काम ऐसे किए जा सकते हैं जैसे जो उसकी जो गिरती हुई स्थिति है उसको जिससे वो बचा पाए। तो इस प्रकार से हर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाता है। और उसके अलावा जो अदर एक एज अ सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपके जैसे मॉरल एजुकेशन के तौर पे या फिर वैल्यू एजुकेशन के तौर पे जो है आपको शिक्षा दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं आपके आचरण को प्रभावित करती है। ये आचरण को प्रभावित करती है क्योंकि आपके व्यवहार को परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ये तो कुछ विशेषताएं हुई जो हमने अधिगम के विषय में समझी। इसके बाद प्रभावशाली अधिगम के घटक। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होंगी जो आपके अधिगम को यहाँ पर प्रभावशाली बनाएंगी? प्रत्यक्षात्मक, ठीक है, यानी कि जो चीज प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे उसको आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। जैसे कोई चीज आपके सामने होती है और आपको एक चीज जो है सिर्फ आपको बोल करके बताई गई है, लेकिन आप उन चीजों से ज्यादा सीखेंगे जो कि आपके समक्ष आपको प्रदर्शित की जाएंगी, समक्ष जो है आपको जो है डायरेक्ट उसके एग्जाम्पल आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे। ठीक, प्रत्ययात्मक, ठीक है, यानी कि कोई भी आपको सिखाया जा रहा है तो उसका कुछ नहीं यहाँ पर प्रत्यय होगा। ठीक है, प्रत्ययहीन कोई भी बात नहीं होगी, यानी कि ऐसे बिना कोई प्रत्यय के आपको कोई भी ऐसी लाइन बोल दी गई वहां पर कोई अधिगम नहीं होगा। तो किसी भी कंसेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट होगा, किसी भी बात के पीछे कोई प्रत्यय होगा, तभी आपकी लर्निंग होगी। संवेगात्मक, ठीक है, तो संवेगात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब जहां पर जो है एक भावनात्मक या संवेगात्मक की अगर हम बात करें, यानी कि उसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ ऐसे रीजन जरूर होने चाहिए जो कि आपको संवेगात्मक रूप से प्रभावित करते हो। ठीक है, आपके संवेगों को अगर वो टच करेंगे तभी जो है आप उस चीज को सीखने के लिए यहाँ पर प्रेरित होंगे। चाहे वो आपके निजी बेनिफिट के लिए होगा कि जैसे आप ये चीज सीख करके जो है आप आगे जाकर के पायलट बन सकते हैं जो कि आपका ड्रीम है, या ये चीज सीख करके जो है आप जो है एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं। तो जो चीज आपके संवेगों से जुड़ी होगी उसको जो है आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। जैसे अगर बात करूं, यहाँ पर जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है टीचर बनने की तैयारी में। ठीक है, तो अगर सांवेगिक रूप से जो है आप इस चीज से कनेक्टेड हैं कि मुझे टीचर बनना है, ना सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए बल्कि जो है आपका टीचिंग का जो है आपका एक जो है आपके अंदर एक जुनून है, आप उसको जो एक पैशनेट है उस चीज को लेकर के, तो आप इस चीज को सीखने के लिए जो है आपका जो इंटरेस्ट है और ज्यादा होगा। यानी कि संवेगात्मक अगर कंटेंट है, संवेगात्मक बातें हैं, यानी कि संवेगात्मक आपका जो उद्देश्य है, तो क्या होगा, आपकी लर्निंग जो होगी पॉजिटिव वे में होगी। इसके अलावा मौखिक, ठीक है, तो मौखिक रूप से जब कोई चीज बताई जाएगी, यानी कि सिर्फ पढ़कर नहीं, एक जो है ओरली जब आपको यहाँ पर कोई चीज बोली जा रही है तो उससे यहाँ पर अधिगम में प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा गामक, ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर अधिगम कराया जा रहा है वो आपका गामक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो अधिगम होता है वो प्रभावशाली होता है। इसके अलावा दृश्यात्मक, ठीक है, तो हमने जैसे शिक्षण सहायक सामग्री में जितने भी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे वहां पर हमने देखा था कि जो श्रव्य सामग्रियां होती हैं उनका जो यहाँ पर प्रभाव पड़ता है उससे कहीं अधिक प्रभाव जो होता है दृश्यात्मक चीजों का होता है। यानी कि जैसे हमने कहा कोई चीज अगर प्रत्यक्ष होगी तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, इसका मतलब दृश्यात्मक यानी कि जो दृष्टि जिसको आप सामने से देख पा रहे हैं उनका प्रभाव भी यहाँ पर अधिगम में अधिक होगा। उसके अलावा कौशल अधिग्रहण, ठीक है, कौशल अधिग्रहण में यानी कि जब आप जो है किसी चीज को लेकर के किसी चीज की स्किल्स को यहाँ पर डेवलप करेंगे तो आपकी लर्निंग क्या होगी, और ज्यादा इफेक्टिव होगी। जो आपकी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट है, स्किल का जो अधिग्रहण है वो कैसे हो सकता है, आपको ट्रेनिंग के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन की बात कर लीजिए, आप टीचिंग में कब परफेक्ट होते हैं, आपको जब यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ट्रेनिंग के दौरान जो है आपके भीतर यहाँ पर शिक्षण से संबंधित कौशलों का निर्माण किया जाता है। और उसके अलावा अन्य परिस्थिति जन्य घटक, जैसे आपने देखा होगा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, अगर आप जैसे अपने लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को याद कीजिए, जैसे कुछ अलग कहीं पर अगर आपके जीवन में हुआ होगा तो वो आपको अभी भी याद होगा, तो कुछ परिस्थिति जन्य ऐसे घटक होते हैं, यानी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको आपके दिमाग पे छाप छोड़ देती है, यानी कि वहां पर जो आपका अधिगम है वो हो चुका होता है। अब वो कक्ष में कैसे करा जा सकता है, आपके कक्ष में कुछ भी अगर कुछ ऐसा टफ कंसेप्ट आपको सिखाया जाना है तो ऐसी परिस्थिति जनरेट की जाए या फिर ऐसा कुछ यहाँ पर इनोवेटिव तरीका यहाँ पर अपनाया जाए जिससे बच्चे जो हैं, बच्चों को भी याद रहे कि हाँ इस टॉपिक को सिखाने के लिए टीचर ने इस चीज का यूज किया था। तो उससे क्या होगा, बच्चों के दिमाग में वो कंसेप्ट सेट हो जाता है, यानी कि प्रभावशाली रूप से अधिगम जो है उनके दिमाग में स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ घटक है जिनका प्रयोग करके या फिर जिनके द्वारा यहाँ पर अधिगम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इसके बाद प्रभावशाली अधिगम के अवरोधक, ठीक है, अभी तो हमने बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अधिगम को प्रभावशाली बना सकती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें अवरोधक तत्व कौन से होते हैं, यानी कि किन चीजों के कारण जो है आपका अधिगम यहाँ पर प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से। जैसे प्रेरणा का अभाव, ठीक है, तो अगर शिक्षण में या अधिगम में यहाँ पर प्रेरणा नहीं है, ठीक है, प्रेरणा कब नहीं होगी, जब आप शिक्षा के लक्ष्यों को लेकर नहीं चलेंगे, आपके दिमाग में कोई टारगेट ही नहीं है, आप इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई टारगेट ही नहीं है, आपको लेक्चर का यहाँ पर जो लेक्चर का एग्जाम है क्रैक करना है या नहीं करना है, आप सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट है, आप किसी रीजन से किसी चीज को देख रहे हैं, तो ही आप जो है उस चीज को सीख सकते हैं या सीख पाएंगे।
इसके अलावा सीखने की परिस्थिति, ठीक है, तो सीखने की परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी रुचिकर हैं, आपका सेल्फ खुद का इंटरेस्ट कितना है उस चीज को सीखने में, ठीक है, तो वो भी काफी हद तक डिपेंड करेगा आपके लर्निंग को, यानी कि सीखने की जो सिचुएशंस होंगी उससे भी जो है आपकी लर्निंग प्रभावित होगी, जिसमें आपकी रुचियां आ सकती हैं, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसा कोई आपका टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें आप किसी कारण से तनाव से जो है यहाँ पर ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी, या फिर शारीरिक रूप से आप किसी जो कोई फेज ऐसा है जिसमें आप बीमार चल रहे हैं, तो वहां पर भी जो है आपकी लर्निंग प्रभावित होती है। उसके अलावा उद्देश्यहीनता, ठीक है, तो प्रेरणा के अभाव को डिस्कस करते हुए हमने कहा था प्रेरणा का अभाव कब होता है, जब आप लक्ष्यहीन होकर चलते हैं, ठीक है, तो उद्देश्यहीनता यानी कि जब किसी कार्य के लिए यहाँ पर कार्य के पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो भी लर्निंग यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि पहले हमें जो है अपने टारगेट यहाँ पर सेट करने चाहिए, उसके बाद भी किसी कार्य को करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। टारगेट नहीं होगा तो आपका जो लक्ष्य है वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद शिक्षक की दूरदर्शिता, ठीक है, तो एक शिक्षक ने सदैव यहाँ पर दूरदर्शी होना चाहिए, यानी कि वो जो भी यहाँ पर बच्चों को सिखा रहा है उसके परिणाम क्या होंगे इसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, यानी कि शिक्षक में दूरदर्शिता होनी जरूरी है। अगर परिणामों की कल्पना किए बिना ही जो शिक्षक है यहाँ पर जो है अपना टीचिंग का कार्य कर रहा है तो उससे भी जो है अधिगम यहाँ पर प्रभावित होगा। इसलिए टीचर को पता होना चाहिए कि मेरे ये पढ़ाने के बाद बच्चों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आना है, यानी कि उसके दूरदर्शी परिणाम कैसे होंगे। परिणाम में परिचयन कराना, ठीक है, या इसमें कहेंगे हम परिणाम में परिचयन ना कराना, यानी कि अगर आप जो है परिणामों का डिटेक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि परिणामों में ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अधिगम में कहाँ पर त्रुटि रह गई, कहाँ पर चीजें नहीं हो पाई, तो भी आपका जो लर्निंग है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगी, तो न कराना आप कहेंगे इसको, क्योंकि डिटेक्शन नहीं होगा तो ही दिक्कत होगी। भाषा को अधिगम से जोड़ना, यहाँ पर भी न जोड़ना होगा, क्योंकि जैसे आपका अगर हम बात करें लर्निंग की, तो जो लर्निंग है इसमें तीन चीजें कनेक्टेड रहती हैं। लर्निंग, ठीक है, एक चीज आपका है थिंकिंग, दूसरी चीज और तीसरा होता है लैंग्वेज, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कैसा सोच रहे हैं, थिंकिंग कैसी है आपकी, ठीक है, और आप किस भाषा के थ्रू चीजों को सीख रहे हैं तो उसी के द्वारा आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। ये लर्निंग, थिंकिंग, लैंग्वेज जो है आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि अगर आप भाषा को अधिगम से जोड़ते हुए चलेंगे, यानी कि आप किस भाषा का प्रयोग किसी पर्टिकुलर लर्निंग में कर रहे हैं उससे भी प्रभाव पड़ता है। माना हम बात करें हिंदू धर्म में आपको धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और अंग्रेजी में जो है आपको यहाँ पर ज्ञान प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसका इफेक्ट आपके दिमाग पे किस प्रकार से पड़ेगा। या फिर आप जो है एक शुद्ध हिंदी का या फिर जो है एक संस्कृत का, यानी कि जहां पर जो है भावात्मक रूप से आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, भाषा से जोड़कर जब आप किसी चीज की लर्निंग कर रहे हैं तो आपका जो अधिगम है वो ज्यादा बेहतर होगा रादर देन अगर आप भाषा को अधिगम से नहीं जोड़े बिना कर रहे हैं, यानी कि जो है यहाँ पर आपने लैंग्वेज को यहाँ पर उसका रोल प्ले नहीं किया। जैसे अगर बात करें देशभक्ति की, अगर यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है तो निश्चित रूप से अगर आप जो है अपनी लोक भाषा का, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ज्यादा पड़ता है रादर देन आप अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग करें। इसके अलावा जीवन से न जोड़ना, ठीक है, तो शिक्षा का लक्ष्य ही यहाँ पर बच्चों को जीवन जीने के लिए तैयार करना होता है, यानी कि कैसे वो यहाँ पर बच्चों को जो है उपयोगी शिक्षा दें जिसको वो अपने जीवन में यूज कर पाए, जिससे जो उनकी लर्निंग है वो और ज्यादा रियल लाइफ से कनेक्ट होकर वो जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इसका मतलब जीवन से ना जुड़ने के कारण भी यहाँ पर लर्निंग में बाधा आती है। तो ये कुछ यहाँ पर फैक्टर्स थे जो कि आपकी लर्निंग में बाधा डालते हैं। इसके बाद अधिगम की विधियां, ठीक है, अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कैसे कैसे जो है सीखा जा सकता है। करके सीखना, ठीक है, तो सबसे कॉमन मेथड है जब आप किसी चीज को करने में इन्वॉल्व होते हैं तभी आप सीखते हैं। जैसे आपने घर में बच्चों को देखा होगा, आज की डेट में सबसे जो एक कॉमन एग्जांपल हम देखें, फोन का हम यूज करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा आज की डेट में जो चीज हमें यहाँ पर क्लास 11-12 तक नहीं आती थी, आज के बच्चे जो है सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 साल की उम्र में जो है अच्छे तरीके से फोन चलाना सीख गए हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को खिलौने के तौर पर मोबाइल फोन जो है उनके हाथ में दे देते हैं और बच्चे जो रैंडमली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्ट करके जो है अधिगम को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि स्मार्टफोन चलाना सीख जा रहे हैं। तो जब उन्होंने करके यहाँ पर कोई चीज की तो उसको बेहतर तरीके से वो सीख पाए। इसके बाद निरीक्षण करके सीखना, ठीक है, तो निरीक्षण करके सीखना में क्या होगा, जब आप किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको सीखते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें जो आपका भाप का इंजन था वो किस प्रकार से बना, जेम्स वॉट जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जब उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि कैसे जो है जो चाय की केतली का जो ढक्कन है वो भाप के यहाँ पर प्रभाव से, भाप के फोर्स से जो है किस प्रकार से ऊपर आ रहा है, तो उनके ऑब्जर्वेशन से ही उन्होंने ये जाना कि भाप में इतनी शक्ति होती है कि वो चीजों को इस जो है फोर्स के साथ ऊपर उठा सकती है। तो उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही जो है एक नए आविष्कार की तरफ वो बढ़े। इसका मतलब निरीक्षण द्वारा जो है एक बेहतर यहाँ पर अधिगम हो सकता है।
इसके बाद परीक्षण करके सीखना। परीक्षण यानी कि जैसे आप लैब में कोई भी चीज सीखते हैं, आपने देखा होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर आपको सिर्फ यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाती, ठीक है। जब आप कक्षा 9 में यहाँ पर प्रवेश करते हैं, उसके बाद से ही जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को भी यहाँ पर देना जो है आपका स्कूल में स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जो भी साइंटिफिक कंसेप्ट को आप सीखते हैं, उसके बाद जो है उन कंसेप्ट को आप वेरीफाई करने के लिए उस पर प्रयोग करते हैं और परीक्षण करके, यानी कि जो भी सिद्धांत आपने सीखा है, ठीक है, उसको आप प्रयोग करके, जैसे आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत सीखा, आपने जो है मीटर सेतु में कैसे जो है आप यहाँ पर करंट की मीटर रीडिंग को नोट कर सकते हैं कि कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो जब तक आप उसको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करके नहीं देखेंगे, तो आपका जो ज्ञान है वहां पर स्थायी नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान को स्थायी करने के लिए परीक्षण द्वारा जो है कंसेप्ट्स को सीखा जाता है। इसके बाद वाद विवाद, ठीक है। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट लेकर उनके बीच में वाद विवाद प्रतियोगिता करवा करके या किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करवा करके यहाँ पर बच्चों को लर्निंग कराई जा सकती है। इसके अलावा अनुकरण, ठीक है। तो अनुकरण करने की जो सबसे जो एक कॉमन जो मेथड है, ये यहाँ पर बच्चों द्वारा सीखी जाती है, छोटे बच्चों द्वारा। जैसे आपने देखा होगा जो नर्सरी क्लासेस के बच्चे होते हैं, जब उनको राइम सिखाई जाती है तो एक बार टीचर यहाँ पर जो है रिसाइट करता है, फिर बच्चे जो है उनको फॉलो अप करते हैं, यानी कि अनुकरण द्वारा जो है यहाँ पर बच्चों द्वारा अधिगम किया जाता है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा, ठीक है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, हम बार बार ट्राई करते हैं, उसके बाद खराब हो जाती हैं, मतलब जो है त्रुटि होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे से कहाँ पर कमी रह गई, फिर उस चीज के लिए जो है दोबारा आप जो है यहाँ पर ट्राई करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। आपने कोशिश की, गलतियां हुई, आपने फिर कोशिश की, गलतियां हुई, और अंत में जो है आप चीजों को सीखे जाते हैं। जैसे कोई चींटी भी है, दीवार पर चढ़ रही है, कोशिश कर रही है, अंत में क्या होगा, सक्सेस मिल ही जाती है। अंत में जो है वो देख लेती है उसको कैसे चढ़ना है, कैसे कार्य करना है, और अंत में उसको सक्सेसफुल जो है वो चींटी हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद वाचन विधि, ठीक है। तो वाचन विधि का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ केवल बोल लेने से नहीं है। जब आप वाचन विधि द्वारा यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो आपको देखना होता है कि आपकी इंटोनेशन कैसी है, यानी कि जब आप बातों को समझा रहे हैं तो आपके स्वर में उतार चढ़ाव कैसा है, जैसे कैसे आपको सही जगह पर सही पॉज देना है, कैसे आपको जो है अपने स्वर को चढ़ा लेना है। जैसे कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड पे आते ही आपको एक बार रुकना है और उसके बाद उसको थोड़ा सा लाउडली उस वर्ड को बोलना है, ठीक है, और धीरे धीरे जो है स्वर में जो है लगातार उतार चढ़ाव करके बच्चों के इंटरेस्ट को यहाँ पर जागृत करना है, जिससे बच्चे जो है ध्यान से सुने और वाचन विधि द्वारा उनको सिखाया जा सके। इसके अलावा ये दो विधियां एक साथ लेंगे, पूर्ण विधि और अंश विधि, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, जब आप किसी कंसेप्ट को एक साथ यहां पर सीखते हैं, यानी कि कंप्लीट उसको जो है एक ही बार में उसकी नॉलेज को गेन कर लेते हैं, तो वो आपकी पूर्ण विधि कहलाती है। और ऐसे ही जैसे अगर कोई कठिन कंसेप्ट है, तो जब उसको हम टुकड़ों में सीखते हैं, ठीक है, या टुकड़ों में ना कहे तो जैसे अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ठीक है। जैसे बात की जाए, अगर आपको क्रॉप्स का जैसे कल्टिवेशन है उसको सीखना है, तो आप सीखेंगे कब उसमें सिंचाई करनी, पहले तो शुरुआत में होगा कि कब उसके बीज को तैयार किया जाता है, कब बोया जाता है, कैसे उसकी सिंचाई होती है, कब उसको काटना होता है, कब वो तैयार होती है। तो ये सारी चीजें जो है आपने स्टेप बाय स्टेप सीखी। तो अंश में जो है आपने उस चीजों को ग्रहण किया, तो इसलिए वो विधि कैसी होगी वहां पर अंश। या फिर अगर आप जो है उस पूरे कंसेप्ट को एक सैद्धांतिक रूप में एक ही साथ समझ लेते हैं, तो वहां पर आपकी पूर्ण विधि होगी, ठीक है। इसके बाद अंतराल विधि और दूसरा सतत विधि, ठीक है। अंतराल विधि क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, आपको अंतराल में जो है स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स या म्यूजिक का अगर कोई सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो है आपको कुछ ना कुछ गैप्स दिए जाते हैं, आपको एक प्रॉपर इंटरवल के बाद ही जो है ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्लास में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। तो जब चीजों का आप अंतराल में सीखते हैं, ठीक है, जैसे आपको कोई एक सुर सिखाए गए, ठीक है, उसके बाद जो है आपको कोई उसकी नेक्स्ट नॉलेज दी जाएगी, आपको ताल सिखाए जाएंगे, तो एक गैप के बाद, एक अंतराल के बाद आपको चीजों का ज्ञान दिया जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सीखने के लिए आपको जो है कंटिन्यूटी के साथ जो है लर्निंग के प्रोसेस में रहना होता है, तो वहां पर आपका सतत विधि का प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं कि अगर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है या फिर साइंस के ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको अगर आपने कंटिन्यूटी में नहीं रखा, आपने उसको जो है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी, तो आप उस चीज को भूल जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर सब्जेक्ट में यहाँ पर कंटिन्यूटी की जरूरत होती है, वहां पर सतत विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि लगातार उसको जो है आप सीखने के प्रोसेस में होंगे। और कुछ ऐसी चीजें जिसमें जो है आपका कंटिन्यूटी नहीं होने से भी आपके जो कंसेप्ट है वो ब्रेक नहीं हो रहे, तो वहां पर अंतराल विधि द्वारा भी सीखा जा सकता है। यानी कि ये कुछ हमारी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा अलग अलग तरीकों से अलग अलग विषयों को, अलग अलग तथ्यों को सीखा जा सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने समझा कि लर्निंग का अर्थ क्या होता है, क्या उसका कंसेप्ट है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके अलावा हमने जाना अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं और अधिगम कितने तरीकों से सीखा जा सकता है। उसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन से ऐसे पॉजिटिवली
जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर अधिगम में बाधा डालते हैं। तो ये सारी बातें आज के सेशन में हमने जानी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।